हेलो फ्रेंड, मैं विनोद कुमार यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद विनोद में स्वागत है। दोस्तों, आज एक बार फिर एक नई टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ, जिस टॉपिक का नाम है वायुमंडल संगठन एवं संरचना। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वायुमंडल। वायुमंडल के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि वायुमंडल में क्या है, कितनी गैसें हैं, कौन सी गैस का क्या काम है, कौन गैस ज़्यादा है, कौन गैस कम है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, वायुमंडल संगठन एवं संरचना आज की हमारी टॉपिक है, वायुमंडल संगठन एवं संरचना। तो दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी के चारों ओर वायु के विस्तृत भंडार को कहते हैं। तो दोस्तों, आसान भाषा में समझें, पृथ्वी के चारों ओर जो विस्तृत वायु है, वायु का भंडार है, उसे ही क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। यह सौर विकिरण की लघु तरंगों को पृथ्वी के धरातल तक आने देता है। यह सौर विकिरण की लघु तरंगों को पृथ्वी के धरातल तक आने देता है, परंतु पार्थिव विकिरण की दीर्घ तरंगों के लिए अवरोधक बनता है। इसको दोस्तों हम लोग आसान भाषा में अगर समझते हैं तो जो सूर्य से आने वाली किरणें होती हैं, जो सौर विकिरण जो होती हैं, वो जो किरणें आती हैं वो लघु तरंगें होती हैं। लेकिन जैसे ही वातावरण में आ जाती है, वातावरण में आने के बाद वो जो किरण होती है, सौर किरण यानी पार्थिव सौर किरण जो होती है, वो दीर्घ में बदल जाती है। जैसे दोस्तों देखते हैं, मान लीजिए ये इन्वायरमेंट है, यहाँ सूर्य है, जो सूर्य से आने वाली रोशनी है, यहाँ पर जो तरंगें आ रही हैं, ये तरंग जो है लघु तरंग है। लेकिन जैसे ही ये तरंगें आई, इस वायुमंडल में टकराई, तो ये तरंगें क्या हो जाती हैं? ये तरंगें दीर्घ हो जाती हैं। जैसे ये तरंग आई, ये तरंग लघु थी, जैसे ही वातावरण में टकराई यानी वायुमंडल में टकराई, ये जो तरंगें होती हैं दीर्घ हो जाती हैं। दीर्घ होने के कारण ये जो लघु तरंगें होती हैं वो दीर्घ में बदल जाती हैं। तो दीर्घ तरंगें क्या होती हैं? वो वायुमंडल से बाहर नहीं जा पाती हैं। तो यानी समझ में आ गया होगा, जो सूर्य से किरणें आती हैं, यानी जो सूर्य से किरणें आती हैं, तरंग आती हैं सौर विकिरण की, वो कैसी होती हैं? लघु तरंग होती हैं। लेकिन जब शायद आती हैं पृथ्वी पर, तब पृथ्वी पर आने के बाद क्या हो जाती हैं? दीर्घ हो जाती हैं, इसलिए वो बाहर नहीं जा पाती हैं। तो इस प्रकार ऊष्मा को रोककर विशाल ग्लास हाउस की भांति कार्य करता है। तो फ्रेंड्स, हम समझते हैं कि ग्लास हाउस क्या होता है। ऊष्मा को रोककर, हमने अभी बताया, सूर्य से जो किरणें आ रही हैं वो लघु तरंग है, जैसे ही वायुमंडल में आती है तो दीर्घ हो जाती है। जब दीर्घ हो जाती है तो वो नहीं जा पाती है, जैसे ग्लास हाउस की काम करते। ग्लास हाउस देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये कोई घर है, एक शीशे का घर है, यहाँ सूर्य है, सूर्य से रोशनी आ रही है। तो हमने दोस्तों अभी क्या बताया कि जो सूर्य से रोशनी आती है वो कैसी तरंग होती हैं? लघु तरंग होती है। तो ये जो शीशे का घर है, ग्लास है, इसमें ट्रांसपेरेंसी होती है, यानी पारदर्शक होता है। तो जैसे ही सूर्य की रोशनी आई, तो सूर्य की रोशनी कहाँ पहुँच जाती है? शीशे के अंदर। जब शीशे के अंदर पहुंच जाती है तो वो कैसी हो जाती है? दीर्घ हो जाती है। तो फिर जो शीशे के अंदर जो सौर विकिरण की जो गर्मी है, वो शीशे के अंदर क्या हो जाती है? पैक हो जाती है, फिर वो दोबारा बाहर नहीं निकल पाती है। इसीलिए कह रहा है कि इस प्रकार ऊष्मा को रोककर विशाल ग्लास हाउस की भांति कार्य करता है। यानी सूर्य से रोशनी आई, इस ग्लास पर पड़ी, तो सूर्य की जो रोशनी है ग्लास के अंदर चली जाती है, तो वहाँ पर दीर्घ तरंग बन जाती है और फिर ग्लास से बाहर नहीं निकल पाती है, जिससे पृथ्वी का औसतन तापमान 15 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। यही तापमान पृथ्वी के जीवमंडल का
विकास का आधार है। तो दोस्तों हम लोग समझते हैं कि एक ग्लास हाउस की बात ही कार्य करता है, तो 15 डिग्री सेल्सियस, यानी हमारी जो पृथ्वी है उसका औसतन तापमान कितना होता है, 15 डिग्री सेल्सियस। अगर दोस्तों 15 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है तो जितने भी बर्फ़ हैं, पोल पे बर्फ़ हैं, वो क्या होने, धीरे धीरे मेल्टिंग होने लगेंगे और जल स्तर बढ़ने लगेगा, और समुद्र के किनारे जितने भी उपस्थित घर हैं या धीरे क्या होगी, डूबने के कगार पे आ जाती है। अगर दोस्तों 15 प्रॉब्लम है, कम होती है तभी प्रॉब्लम है। तो दोस्तों अगर पूछा जाता है कि पृथ्वी का औसतन तापमान कितना है, पृथ्वी का औसतन तापमान पूछा जाता है, तो पृथ्वी का औसतन तापमान कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस। ये कैसे संभव है, क्यों, ग्लास हाउस है, तो ही हमने बताया ग्लास हाउस में क्या होता है, तो इसीलिए संभव है। क्योंकि अगर जीवन, जो हमारा जीवन संभव है, अगर जीवमंडल संभव है तो उसको 15 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए, और पृथ्वी का जो औसतन टेम्परेचर है वो भी कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस। ज़्यादा होगा तभी प्रॉब्लम, कम होगा तभी प्रॉब्लम। वायुमंडल की ऊपरी परत का अध्ययन वायुर्विज्ञान कहलाता है। दोस्तों समझिए, वायुमंडल की ऊपरी परत का अध्ययन क्या कहलाता है, वायुर्विज्ञान, जिसको हम लोग एरोलॉजी बोलते हैं। वायुमंडल की निचली परत का अध्ययन क्या कहलाता है, ऋतु विज्ञान, जिसको हम लोग मेट्रोलॉजी बोलते हैं। तो दोस्तों समझ गए होंगे कि वायुमंडल की जो ऊपरी परत होती है, अगर हम लोग उसका अध्ययन करते हैं तो एरोलॉजी में करते हैं, यानी वायुर्विज्ञान में। अगर वायुमंडल की निचली परत की अगर हम बात करते हैं, अगर अध्ययन करते हैं, तो उसको मेट्रोलॉजी यानी ऋतु विज्ञान के अंतर्गत उसका अध्ययन करते हैं। वायुमंडल के संगठन, तो वायु अनेक गैसों का सम्मिश्रण है। वायु जो होती है अनेक गैसों का सम्मिश्रण है, जिसमें ठोस एवं तरल पदार्थों के असमान मात्रा में तैरते रहते हैं। ये वायुमंडल में जो वायु है ये सभी गैसों का मिश्रण है, और इस वायुमंडल में कुछ ठोस एवं तरल पदार्थ होते हैं। ठोस जैसे धूलकण होते हैं, तरल पदार्थ अभी हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ठोस पदार्थ और तरल पदार्थ दोनों असमान मात्रा में तैरते रहते हैं। कहाँ पे, वायुमंडल में। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फ्रेंड्स आइए हम लोग देखते हैं गैस तथा उसका प्रतिशत आयतन में, कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, सबसे कम कौन पाई जाती है, इनका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं, नंबर 1 पे जो गैस है उसका नाम नाइट्रोजन है। नंबर 1 पे जो गैस है उसका नाम नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन इस वायुमंडल में 78% पाई जाती है। यानी पूरे वायुमंडल में कुल जितनी भी गैसें हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वो है नाइट्रोजन। कितने परसेंट पे, 78% पे। दूसरे नंबर पे जो गैस आती है वो है ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन है वो कितना है, 21% यानी 21%। दूसरे नंबर पे जो गैस आती है वो कौन आती है, ऑक्सीजन। तीसरे नंबर की जो गैस है ये एक्री गैस है, 0.93% है, यानी 0.93% है। और चौथे नंबर की जो गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, 0.03 या 0.04। ये दोनों सही विकल्प में रहेगा, हम लोग उसको आंसर टिक कर देंगे। 0.03 भी सही है और 0.04 भी सही है। इसके बाद आता है दोस्तों नियान। नियान का है 0.0018%। फिर दोस्तों आ जाता है हाइड्रोजन 0.001%। फिर हीलियम 0.00052 फिर आ जाता है क्रिप्टॉन 0.0001। फिर इसके बाद जेनान आ जाता है, जेनान को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं, जेनान को 0.00008। ओजोन को
जो ओजोन का प्रतिशत है वो 0.0000001%। यानी दोस्तों अगर हम मिला दें कि अगर पूरे 100% की गैसों में जो सबसे ज़्यादा जो 99% गैसें हैं वो 4 ही गैस है, एक नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन, एक आर्गन, एक कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी 1% में सभी गैसें हैं। और सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन 78%, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा कौन है, 21% पर ऑक्सीजन है, तीसरे नंबर पर 0.93% पर आर्गन है, चौथे नंबर की जो गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड जो 0.03 से या 0.04% है। दोस्तों इसके अतिरिक्त जलवाष्प जो वेपर होता है, जलवाष्प होता है, एटमॉस्फेयर में धूलकण होते हैं, ओजोन होता है, विश्व के मौसमी दशाओं के लिए महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, ये जो जलवाष्प, धूलकण, ओजोन है, विश्व की जितनी भी मौसमी दशाएं हैं उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों हमें विश्वास आप समझ गए होंगे, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आइए हम लोग कुछ गैसों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें वायुमंडल में जो सबसे ज़्यादा जो गैस होती है वो नाइट्रोजन होती है। तो नाइट्रोजन के बारे में पढ़ लेते हैं कि आखिर नाइट्रोजन जितने % में सबसे ज़्यादा है, तो इसका काम भी बहुत सारा है। यानी पूरे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, तो इसका काम भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर 78% नहीं होती तो क्या क्या होता। तो दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं। N2 वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे प्रमुख गैस है। यानी नाइट्रोजन ऐसी गैस है जो वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे प्रमुख गैस है। नंबर 2, वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा गैस, यानी सबसे प्रमुख गैस है, और वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा गैस है कौन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस का सबसे बड़ा लाभ वस्तुओं को तेज़ी से जलने से बचाती है। अगर नाइट्रोजन 78% नहीं होती तो जो वस्तु जलती है, यानी नाइट्रोजन गैस का सबसे बड़ा लाभ वस्तुओं को तेज़ी से जलने से बचाती है। अगर ये 78% नहीं होती तो आग पर काबू पाना कठिन हो जाता। दोस्तों ये कोई भी वस्तु होती है वो उसको जलने से बचाती है। नाइट्रोजन जो गैस होती है वो किसी वस्तु को जलने से बचाती है। अगला देखते हैं, यदि वायुमंडल में N2 न हो तो आग पर नियंत्रण रखना कठिन हो जाता। अगर इस वायुमंडल में अगर नाइट्रोजन गैस नहीं रहती तो जो जहाँ पे आग लग जाती है, जैसे बड़े बड़े जंगलों में आग लग जाती है उस पर, या गांव घर में कहीं पे भी आग लग जाती है, तो उस पर आग पर नियंत्रण पाना कठिन हो जाता अगर नाइट्रोजन गैस नहीं होती। 5वां देखते हैं, वायुदाब पवनों की शक्ति, प्रकाश का परावर्तन N2 के कारण ही आभास होता है। ये जो वायुदाब होता है यानी प्रेशर होता है, वायुमंडलीय दाब होता है, हमारे शरीर पर लगता है, हमें आभास नहीं होता, क्योंकि हमारी शरीर क्या करती है, उल्टा कार्य करती है वायुमंडल के खिलाफ। पवनों की शक्ति, जो हवाएं चलती हैं, गतिशील जो हवा होती है उसी को हम लोग पवन कहते हैं। तो पवनों की शक्ति, वायुमंडलीय दाब और प्रकाश का परावर्तन, जो सूर्य से किरणें आती हैं किसी माध्यम या किसी शीशे या कहीं किसी वस्तु पर टकराती है तो फिर उसी माध्यम में लौट जाती है। ये किसके कारण आभास होता है, नाइट्रोजन के कारण। 6वां और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लेगुमिनस पौधे का वायुमंडलीय नाइट्रोजनी पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं, जिससे पेड़ पौधे प्रोटीन का निर्माण करते हैं। दोस्तों आइए हम लोग इसको आसान भाषा में समझते हैं कि लेगुमिनस कुल के ऐसे पौधे होते हैं जो दलहनी पौधे होते हैं। जितने दाल वाले पौधे होते हैं वो लेगुमिनस कुल में आते हैं। तो दोस्तों जितने भी दलहनी पौधे होते हैं उनके जड़ों में एक छोटे छोटे नोड्स होते हैं, जिसे हम लोग राइजोबियम नामक बैक्टीरिया बोलते हैं।
उन नीचे जड़ों में छोटे छोटे नोड्स की तरह उसमें उपस्थित होते हैं बैक्टीरिया, और यही बैक्टीरिया क्या करते हैं वायुमंडल से, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस कौन है, नाइट्रोजन, क्योंकि पौधे नाइट्रोजन को वायु के रूप में नहीं ले सकते, उसको जब भी लेंगे नाइट्राइड या नाइट्रेट के रूप में लेंगे। तो नाइट्राइड और नाइट्रेट के रूप में बदलने का कार्य कौन करेगा, राइजोबियम नामक जीवाणु। ये राइजोबियम नामक जीवाणु कहाँ पाया जाएगा, लेगुमिनस कुल के पौधों की जड़ों में। लेगुमिनस कुल के पौधे कौन होते हैं, दलहनी पौधे, जिससे हम लोग दाल प्राप्त करते हैं, उनकी जड़ों में पाया जाता है। क्योंकि दोस्तों पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि उनको प्रोटीन का निर्माण करना होता है। जैसे ही वो प्रोटीन का निर्माण करते हैं तो वो भोजन हम लोग लेते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में भी प्रोटीन का जो प्रोटीन होती है वो हम अपने शरीर में लेते हैं। तो दोस्तों ये नाइट्रोजन थी, इसकी जो विशेषताएं थी वो यही हैं। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए फ्रेंड, हम लोग ऑक्सीजन को देख लेते हैं कि अभी हम नाइट्रोजन का पढ़े, अब हम लोग ऑक्सीजन का देख लेते हैं कि ऑक्सीजन का आखिर कार्य क्या है। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन को कि यह मनुष्यों एवं जंतुओं के लिए प्राणदायिनी और जीवनदायिनी है। पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं सबको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ऑक्सीजन ही एक ऐसी गैस है जो हम अपने अंदर लेते हैं और जीवित रहते हैं। वैसे लेने के लिए तो सभी गैस लेते हैं। जैसे अगर पूछा जाए कि हम लोग वायुमंडल से कौन सी गैस लेते हैं तो ऑक्सीजन, अगर पूछा जाए हम कौन सी गैस लेते हैं तो सभी गैस लेते हैं, क्योंकि सभी जितनी भी गैस है सभी मिश्रण है। अगर वायुमंडल से कौन सी गैस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं। अगर पूछा जाता है कि हम लोग कौन गैस लेते हैं तो सभी गैस लेते हैं। और हमारा जो फेफड़ा होता है वो किसको एब्जॉर्ब करता है, सिर्फ ऑक्सीजन को। तो ये जो ऑक्सीजन होती है जीव जंतुओं के लिए प्राणदायिनी जीवनदायिनी होती है। कहा जाता है प्राणदायिनी गैस किसे कहते हैं या जीवनदायिनी गैस किसे कहते हैं, तो गैस कौन है, ऑक्सीजन है। इसे पेड़ पौधों प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया विधि है जिसमें पौधे अपना भोजन बनाते हैं। किसकी उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। जब पौधे भोजन बनाते हैं तब हमें ऑक्सीजन मिलती है। जब पौधे श्वसन करते हैं, जब देखिए दोस्तों एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जो पौधे होते हैं वह श्वसन करते हैं। जब पौधे जब श्वसन करते हैं तब वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। कभी कभी को फ्रेंड्स इसमें कन्फ्यूजन भी हो जाता है कि पौधे कौन सी गैस लेते हैं, तो लोग बताते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये गलत है। पौधे जो होते हैं अगर श्वसन करेंगे, श्वसन कब करेंगे, रात में करेंगे। जब श्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, और जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उस समय क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। और दिन में पौधे क्या करते हैं, दिन में भोजन बनाते हैं। तो जब भोजन बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो इसलिए जीव जंतु और पेड़ पौधे एक दूसरे के क्या हैं, सप्लीमेंट्री हैं। हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं तो वो हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन। तो अगला देखते हैं, अन्य पदार्थों के साथ मिलकर जलाने का कार्य करती है। ऑक्सीजन ही एक ऐसी इकलौती गैस है दोस्तों जो जलाने का कार्य खुद नहीं जलती, लेकिन जलाने का कार्य करती है, पदार्थों के साथ मिल जाती है और जलाने का कार्य करती है। और इसको हम ऊर्जा का स्रोत भी कह सकते हैं, क्योंकि जो हम लोग भोजन करते हैं, हमारे शरीर में भी जो भोजन जाता है वो किसके उपस्थिति में ब्रेक डाउन होता है, वो भी ऑक्सीजन के ही उपस्थिति में ब्रेक डाउन होता है। कहा भी जाता है कि हम लोग ऑक्सीजन ही क्यों लेते हैं, सभी गैस लेते और ऑक्सीजन की जगह कोई और गैस ले ले तो क्या होगा। तो दोस्तों हम जानते हैं कि ऑक्सीजन ही एक एकलौती गैस है
जो पदार्थों के साथ मिलकर क्या करती है, जलाती है, खुद नहीं जलती, लेकिन और कोई गैस जला नहीं पाती। सिर्फ ऑक्सीजन ही एक ऐसी इकलौती गैस है जो पदार्थों के साथ मिलकर क्या करती है, जलाती है। इसलिए हमें इसको ऊर्जा का स्रोत भी कहते हैं। यह 64 किलोमीटर तक फैली है, लेकिन 16 किलोमीटर के ऊपर इसकी मात्रा कम हो जाती है। वैसे दोस्तों ये 64 किलोमीटर तक फैली हुई है, लेकिन 16 किलोमीटर के ऊपर जाने के बाद धीरे धीरे इसकी जो ऑक्सीजन की कमी होती है धीरे धीरे बढ़ती जाती है। और ऑक्सीजन ही सबसे प्रमुख गैस है, और इसकी खोज किए थे दो वैज्ञानिक मिलकर, एक शीले एक प्रिस्टले, दोनों ने मिलकर ऑक्सीजन की खोज किया था। तो दोस्तों ये हुआ ऑक्सीजन। अब देख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। यह एक भारी गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है भारी गैस है। सौर विकिरण के लिए पारगम्य तथा पार्थिव विकिरण के लिए अपारगम्य है। इस प्रकार वायुमंडल में ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है। दोस्तों हम लोग समझते हैं, आसान भाषा में समझें तो जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं, जो सौर विकिरण है, वो क्या है, लघु हैं। जैसे ही वो आती है इन्वायरमेंट में, वो वैसे ही दीर्घ हो जाती है। तो ये करती क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे हम लोग समझते हैं, मान लीजिए कोई सूर्य है, ये पृथ्वी है, और पृथ्वी के चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड है, और सूर्य से जो रोशनी आ रही है, ये जो रोशनी आ रही है लघु है, लघु तरंग है। जैसे ही इसके अंदर जाती है ये दीर्घ हो जाती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, ऊपर जाने नहीं देती है। इसलिए इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ये हुआ कार्बन डाइऑक्साइड। फ्रेंड्स मैं बता दूं, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी गैस है जो हमारे जीवन में लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। हानिकारक किस लिए है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी तो हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, क्योंकि सूर्य से आने वाली जो रेज होती हैं, लघु तरंगें होती हैं, आएगी इस पर वायुमंडल में आएगी, पृथ्वी के समीप आने के बाद क्या करेगी, फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड उसको बाहर नहीं जाने देगी, और इसी जगह गर्मी बनी रहेगी और टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। तो दोस्तों अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगी तभी प्रॉब्लम है। क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जलवाष्प, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, पृथ्वी के टेम्परेचर को बनाए रखते हैं। अगर दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहती तो पृथ्वी का टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस होता, जिसमें जीवन जीना संभव नहीं है। तो दोस्तों ये हुआ ऑक्सीजन और ये कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि ये भारी गैस है तो जाहिर सी बात है कि ये निचली परत में ही होती है, क्योंकि ये इसको भी हम लोग गर्म गैस के रूप में जानते हैं। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो आइए फ्रेंड हम लोग देखते हैं, अब अभी हम नाइट्रोजन देखें, ऑक्सीजन देखें, कार्बन डाइऑक्साइड देखें, अब हम लोग देखते हैं ओजोन को। दोस्तों ओजोन को O3 कहते हैं, ऑक्सीजन का दूसरा रूप है। तो इसकी खोज 1913 में फेबरी चार्ल्स और हेनरी बूसोन दोनों ने मिलकर किया था। यानी फेबरी चार्ल्स और हेनरी बूसोन ने कब किया था, 1913 में। इसमें देखते हैं दोस्तों, एक छन्नी के रूप में कार्य करती है, छन्नी के रूप में कार्य करती है। आगे देखते हैं, सूर्य से आने वाली यूवी रेज मतलब अल्ट्रावायलेट रेज को अवशोषित कर लेती है, नहीं तो तापमान में वृद्धि होती, त्वचा कैंसर का खतरा उत्पन्न हो सकता है। अब इसको हम लोग आसान भाषा में समझते हैं कि यह छन्नी की कार्य करती है। सूर्य से जो किरणें आती हैं तो ओजोन परत होती है, ओजोन परत पर टकराती हैं, और ओजोन परत जो होती है वो अल्ट्रावायलेट रेज जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, जो जहरीली पराबैंगनी किरणें होती हैं, उसको क्या करती है, सोख लेती है। सोखने के बाद जो रेज बचती है वो हमारे यहाँ पृथ्वी पर आती है,
क्योंकि आपको पता ही होगा कि ओजोन परत में अंटार्कटिका के ऊपर छिद्र हो गया है। तो सूर्य से आने वाली जो किरणें आ रही हैं, तो अगर वो डायरेक्ट आएंगी ओजोन परत उसको ओजोन परत जो है अल्ट्रावायलेट रेज को नहीं सोख पाएगी। तो अल्ट्रावायलेट रेज कहाँ आएगी? पृथ्वी पर आएगी। जब वो पृथ्वी पर आएगी तो तापमान में वृद्धि भी हो जाएगी। तापमान में वृद्धि के साथ साथ त्वचा कैंसर का खतरा भी उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए ओजोन परत को छन्नी के रूप में कहा गया है। यह समताप मंडल में पाई जाती है। जो परत होती है ओजोन परत, वो समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत की मोटाई डाप्सन में मापते हैं। जो ओजोन परत की मोटाई होती है उसको किस में मापते हैं? डाप्सन में मापते हैं। अगला देखते हैं, जेट वायुयानों से नाइट्रस ऑक्साइड N2O, AC, फ्रीज आदि से CFC गैस निकलती है। CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इनसे निकलती है, जो जेट वायुयान चलते हैं उनसे N2O गैस निकलती है। AC और फ्रीज से भी क्या निकलती है? CFC गैस। इनसे ये जो है नाइट्रस ऑक्साइड, AC और फ्रीज, इन सभी से CFC गैसें निकलती हैं। ये CFC गैसें क्या करती है? ओजोन परत पे जाकर उसका ह्रास कर देती हैं, क्योंकि ओजोन परत धीरे धीरे छीड़ होने लगती है। इसमें एक समझौता भी हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो 1987 में हुआ था। अब इसको किंगाली समझौता भी हुआ था 2015 में, उसी का नया रूप है। तो दोस्तों कई इसका प्रोटोकॉल भी चला है, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण गैस होती है ओजोन परत। क्योंकि अगर ओजोन परत नहीं रहेगी तो जो सूर्य से अल्ट्रावायलेट रेज आएगी हमारे पृथ्वी पर पड़ेगी डायरेक्ट, और पृथ्वी का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा और त्वचा कैंसर का खतरा भी बढ़ जाएगा। तो दोस्तों ये ओजोन परत, तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्त ये पार्ट 1 है। अब इसके बाद पार्ट 2 आएगा, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए पार्ट 1 पार्ट 2 बनाना पड़ रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करिए। अगर अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों जब लाइक करते हैं तो हम लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलता है, जिसके कारण बहुत खुशी होती है, वीडियो बनाने का मन करता है। तो दोस्तों अगर आपके कोई क्वेश्चन भी होता है तो आप कमेंट बॉक्स में करिए, हम क्वेश्चन का जवाब देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।